नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आशीष और आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है साइंस विद आशीष। फ्रेंड्स, यहाँ आज से हम लोग 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने बेसिक स्टडी कर लिया था केमिस्ट्री का, लेकिन इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, दैट इज़ द लॉज ऑफ मोशन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चैनल अगर आपको पसंद आए, अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, जहां पर फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ डील करने वाले हैं विथ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन ये स्टडी करने से पहले मोशन इस वर्ड का मीनिंग तो हमको आना चाहिए, तो कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल बन जाता हूँ, इट विल बी बेटर। जहां पर मैं खड़ा हूँ ये हो गई मेरी अब ओरिजिनल पोजीशन। यहां से अगर मैं थोड़ा सरक जाता हूँ, सपोज अगर मैं यहां पर आ गया, तो क्या मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हूँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बन जाती है मेरी ओरिजिनल पोजीशन। इस बात के लिए अब यहाँ से मैं कहीं और चला जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, तो क्या मैं अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे था थोड़ी देर पहले? अब हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाती है, वो दूसरी जगह अगर उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, वो अपनी पहले की पोजीशन से कहीं और चले गई है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर हो गया मोशन। उस चीज़ का क्या हो गया? मोशन। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से साइंटिफिकली साइंस के डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? द change of position or dislocation or disturbance of any object or body is called from its original position is called motion। तो हमने थोड़ी देर पहले जो यहां से वहां डांस किया, इसको एक टेक्निकल टर्म में पूरी तरीके से पिरो दिया है। देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पे, द चेंज ऑफ पोजीशन और डिसलोकेशन। पोजीशन चेंज होती है, डिसलोकेशन यानी कि लोकेशन हमारा चेंज हो जाता है, और डिस्टर्बेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरली किसी भी चीज़ को जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं उसको एक तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है, या फिर हम उसको कहते हैं कोई भी एक बॉडी। कहाँ से भी है? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन सरक गया है, तब इस कंडीशन में क्या हो गया? उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मोशन हो गया है। करेक्ट। एक छोटी सी चीज़ जिसको हम लोग कहेंगे बॉल, उस बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि समर सीजन में या फिर साल भर बच्चे किसका मानते हैं, खेलते रहते उसके साथ। तो हमने एक टेनिस बॉल, फुटबॉल यहाँ पर ले लिया है। यह पोजीशन ए, इसकी कैपिटल ए, ये इसकी पोजीशन हो गई। इसको हम लोग लिखते हैं ओरिजिनल पोजीशन। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर मैं इसको डिसलोकेट करता हूँ, या फिर इसको डिस्टर्ब करता हूँ इसकी इस ओरिजिनल पोजीशन से, और आफ्टर दैट वो सपोज टू बी यहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में ये हो गया पोजीशन बी, तब इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे फाइनल पोजीशन। अगर वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, अगर वो यहाँ पर आकर रुक जाता है तो हम कहेंगे उसकी ये फाइनल पोजीशन। इज दैट क्लियर? तो बॉल का हो गया है मोशन। बॉल का क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक मोशन। करेक्ट। अब मोशन को स्टडी करने के लिए ना एक खास बात बोली जाती है, ये हम यहाँ लिखेंगे, motion is a
रिलेटिव कंसेप्ट, मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। हम छोटे बच्चों को ज़्यादातर तो यही लगता है कि रिलेटिव का मतलब हो जाता है हमारे गांव से हमारे रिश्तेदार अगर आते हैं तो हम उनको कह लेते हैं रिलेटिव्स। हमारे रिलेटिव्स आए थे, हमारे घर पे खाना वाना खाए, हमारे घर का पूरा अनाज खत्म करके गए, चले गए। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव का मतलब हो गया है रिलेट करना, कंपेयर करना, कि अगर मेरे बॉडी में अगर मोशन हुआ है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रेन में तो बहुत से लोग ने सफ़र किया होगा आप में से। अब ट्रेन में आप बैठे हो, सपोज ट्रेन रुकी हुई है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, शायद 1 घंटा हो चुका है और ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही। इतने में हमको थोड़ी झपकी लग गई, हम सोने लगे और सडनली हम आँख खोल के देखते कि ट्रेन चली कि नहीं चली। तो इस चीज़ के लिए कि ट्रेन चली है या नहीं चली है, ये जानने के लिए आप कहाँ देखते हो, ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर? दैट्स द आंसर। हम खिड़की से बाहर देखते हैं ट्रेन के। और अगर हमें ऐसा अनुभव होता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि बाहर की चीज़ें पीछे जा रही है या फिर उनकी जगह बदल रही है, तब हमको लगता है कि हम या हमारी ट्रेन अब मोशन में है। बाहर की चीज़ें तो कहीं नहीं जाएंगी, वो वही रहेंगी, लेकिन हमारी ट्रेन चल रही है उस जगह को छोड़कर। सो हम रुके हुए थे पहले या फिर हम चल रहे होंगे पहले, तो हमारे रुकने का या फिर चलने का एहसास हमारे सराउंडिंग से होता है। तो रिलेट करना है, कंपेयर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो कंपेयर किया जाता है विथ इट्स सराउंडिंग। इज इट क्लियर? हम ट्रेन के अंदर देखने के बता ही नहीं सकते हैं, ट्रेन तो अंदर में वैसी रुकी हुई थी पहले से, करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 2 ट्रेनें साथ साथ खड़ी है, 2 ट्रेन साथ साथ खड़ी है, सपोज दोनों रुकी हुई है, तो भी अगर ट्रेन कौन सी चल रही है ये पता करने के लिए उनमें से किसी एक ट्रेन को आगे पीछे जाना पड़ेगा, तभी चल के पता चलेगा हाँ ये ट्रेन वो वाली या फिर हमारी ट्रेन मोशन में है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग कहीं रुके हुए हैं और बस हमारे सामने से जा रही है, हमने कैसे बोल दिया हमारे सामने से जा रही है? क्योंकि हम रुके हुए हैं और हमारे सराउंडिंग में कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तब हम कहेंगे कि मोशन हुआ। तो मोशन को समझने के लिए हमें अपने आप को या फिर किसी बॉडी को उसके सराउंडिंग के साथ कंपेयर करना पड़ता है या फिर रिलेट करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। इतना अगर आपको समझ गया तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और मोशन को समझने के लिए जो सबसे पहले 2 चीज़ें हमको स्टडी करना है उसे स्विच ऑन करते हैं, और वो है हमारे पास में कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म भैया आपके लिए तो बिल्कुल भी न्यू नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हमको बोलना रहा हमारा गांव कितना दूर है मम्मी, हम ज़्यादातर अभी आजकल इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में काफ़ी शब्द इंग्लिश के आ गए हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं मम्मी हमारे घर से हमारे गाँव का कितना डिस्टेंस होगा, तो ये वर्ड आ गया। तो डिस्टेंस मतलब कैसे हमने बोला हमारा घर ये रहा और यहाँ से हमारा घर से वो गांव जो है वो उधर कहीं तो भी दूर है, तो इसका मतलब हो गया गांव से लेकर घर से लेकर तो गांव तक का जो रास्ता हमको तय करना है वो हो गया डिस्टेंस। वो क्या हो गया? डिस्टेंस। बराबर। डेफिनेशन लिख देते हैं पर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएंगे फिर? द लेंथ ऑफ पाथ to be covered is called distance. is called distance. लेंथ मतलब लंबाई, पाथ यानी रास्ता, उस रास्ते की कितनी लंबाई हमको कवर करनी है, हमको तय करनी है, चल के, गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, जहाज से, कोई भी मीन्स हो सकता है, जैसे आपकी मर्जी वैसे जाएंगे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर हमारा इस तरीके से। तो जितनी लंबाई उस रास्ते की हमको तय करनी है वो हो जाता है डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें ना एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लेना पड़ेगा, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है।
हम मान के चलते हैं कि ये है हमारा होम स्वीट होम। हम बचपन में ऐसे घर बनाया करते थे, पता नहीं आप बनाते हो या नहीं, हम तो बिल्कुल बनाते थे। ऐसा घर होता था, ऐसा इसका रूफ होता था, यहाँ पे हम गोला बना दिया करते थे। चलिए खिड़की यहाँ पर, बट हमको यहाँ पे ड्राइंग नहीं सीखनी है। और हमारा स्कूल जो है, प्यारा सा स्कूल, वो यहाँ है। हर किसी बच्चे को अपना स्कूल पसंद आता है, उसकी पढ़ाई के लिए वो फेमस होता है, टीचर्स के लिए फेमस होता है, एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड ऑल। ये स्कूल हो गया है। थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन बिल्डिंग है। स्कूल अगर आपको जाना है तो सीधा तो जाते नहीं हो, पहले घर से बाहर निकलना है, फिर यहाँ से फिर रोड टर्न होता है। टर्न होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। फिर यहाँ पहुँचने के बाद शायद थोड़ा कोई ब्रिज वगैरह होगा या फिर कहीं नाला होगा, तो यहाँ से आपको टर्न होना पड़ता है एंड फाइनली आपका ये स्कूल आ गया, राइट। तो यहाँ से लेकर सपोज दिस इज पोजीशन ए, बी, सी, डी और ये ई। शुरुआत में हमको चलना पड़ा, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ। हमने 2 मीटर का रास्ता तय किया, फिर शायद हमने कर लिया होगा 10 मीटर का रास्ता, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर लिया रास्ता तय से 20 मीटर्स और फाइनली 5 और 10 मीटर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतना रास्ता तय करना है, लेंथ ऑफ पाथ कवर करना है। तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ कवर करना है, दिस ऑल टुगेदर इज नथिंग बट द डिस्टेंस। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं है, रास्ता कहाँ से जाना है, कहाँ पलटना है। हमने सवाल किया, हमने ये सवाल किया कि कश्मीर कहाँ पर है, हम सीधा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर देते हैं, हाँ वहाँ कश्मीर है। आपने जहाँ पकड़ा होगा फ़ोन उस अकॉर्डिंग में आप उस नॉर्थ में बता दोगे, हाँ ये नॉर्थ में कश्मीर में, आप सीधी उंगली बता दोगे। कहीं ऐसा बताओगे सबसे पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन से फिर ट्रेन आएंगी, ट्रेन फिर इस ट्रैक पे आएंगी, वहाँ से फिर हमको उधर साइड में इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ट्रेन वहाँ पलटेंगी, फिर इस तरीके से घाटियों से होके जाएंगी। हम ये नहीं बताते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। तो ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। हम कहाँ पर है, ए पर। पहुँचना कहाँ है हमको, ई पर। ए पर है हम और ई पे पहुँचना है, तो ये जो सीधा हो गया दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना सीधा, कहाँ पे था कहाँ पर पहुँच गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ बॉल इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंचा तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया, करेक्ट। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है एंड द फाइनल पोजीशन। बट यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, फिर पोजीशन चेंज हुई, चेंज हुई, चेंज हुई, चेंज हुई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा डिस्टेंस, बट ओरिजिनल पोजीशन इज दिस एंड फाइनल पोजीशन इज दिस, दैट इज कूल। तो ये हो गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? The direction in which distance is covered। जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया गया उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं स्टडी करते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट ए से हम लोग गए बी पर और बी से हम लोग पहुंच गए सी पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज ए टू बी टू सी इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट, है ना। रास्ता ऐसा रहता है, बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे खुला मैदान है, कौन इतना लंबा चलेगा, साइकिल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, शॉर्टकट, ऐसा ना जाते हुए हम ऐसे चले जाते हैं, करेक्ट। तो दैट शॉर्टकट इज द डिस्प्लेसमेंट, समझने के लिए आसान है। तो ये सीधी लाइन दैट इज ए से सी हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर?
इसके बाद जब कभी भी हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, वो डिस्टेंस हो, वो डिस्प्लेसमेंट हो, वो किसी चीज़ का मास हो, वो वॉल्यूम हो, वो टेम्परेचर हो, ये चीज़ स्टडी करने के बाद में हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसे हम लोग कहते हैं यूनिट। जनरली यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। और ये चीज़ क्या होती है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब तो आपको पता है, किसी भी चीज़ को मेजर करना, गिनना, करेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कहा था ए से बी तक पहुँचना है तो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बी से सी पहुँचना है तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इजंट इट। वैसे ही किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, तो हम नहीं बोलेंगे बहुत है, हम नहीं बोलेंगे बहुत कम है, हम क्या बोलेंगे? इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक ऑप्टिमम, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस से बात करते हैं तो घर से हमको हमारे मम्मी पापा ने दुकान भेजा है दूध लाने के लिए, तो दुकान में जाने के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते अंकल दूध दो। अंकल पूछते कितना, आप ऐसा बोलते क्या? इतना दो, इतना दो या इतना दो? नहीं, हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 1 पाव, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, करेक्ट। शक्कर लेने जाएंगे, तेल लेने जाएंगे तो हम वहाँ पर उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए उसका मेजरमेंट बताते हैं, और वही मेजरमेंट हमारे पास में क्या होता है? यूनिट। क्लियर? अब इस मेजरमेंट को, यानी कि ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए ना 2 सिस्टम अप्लाई किए गए थे या अप्लाई किए जाते हैं। एक है हमारे पास में स्मॉलर यूनिट और दूसरा होता है हमारे पास में लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट एंड द लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट हमारे पास में होता है CGS और बड़ा यूनिट होता है हमारे पास में होता है, दैट इज लार्जर, MKS, वेयर C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second। बड़े यूनिट में सेंटीमीटर से बड़ा किलोमीटर इस्तेमाल नहीं करते, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा दिख रहा है 20 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर 2 मीटर्स। के ग्राम का बड़ा यूनिट है, डेट इज किलोग्राम, kg, और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, अगेन सेकेंड्स। तो ये जो सेंटीमीटर या फिर मीटर है, बोथ आर द यूनिट ऑफ लेंथ। ये जो हमारे पास ग्राम एंड किलोग्राम है, बोथ आर द यूनिट ऑफ मास, करेक्ट। एंड सेकेंड यहाँ पे जो हमारे पास में वो है टाइम। तो दिस इज L, M एंड T। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए L, M, T इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कहलाते हैं डायमेंशंस। 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स स्टडी करते समय, इवन दो केमिस्ट्री स्टडी करते समय आपको इनका बहुत इस्तेमाल करना है, तो अभी से समझना शुरू कीजिए। 9th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी और बेसिक्स पक्का कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा खुद से मिसगाइडेंस या फिर इग्नोरेंस आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अभी से इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास में स्मॉलर और लार्जर हो गए। आज भी CGS स्मॉलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो MKS है अभी इसको निगलेक्ट किया गया है। इसमें कुछ फ्लॉज थे, इसमें कुछ गलतियाँ होती थी, खामियाँ थी। तो आज हमारे पास में है SI यूनिट, जो कि एक बड़ा यूनिट है। इसी की तरह इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनलिया, इस तरीके से इसका नाम होता है। तो हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के यूनिट्स, बोथ CGS and MKS।
सो यहाँ रह गए हमारे यूनिट या CGS एंड SI। यह हमारे पास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। छोटा यूनिट है भैया, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का CGS यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी तय करनी है ना। यह हमने डेफिनेशन देखा है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, लंबाई, दूरी हमको तय करनी है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी थी। दोनों का सेंट ऐसा है यूनिट, बी का यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था यस मीटर, यहाँ पर भी हमारे पास में हो जाएगा मीटर, करेक्ट। तो बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट, बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट। तो इतनी बात अगर हमको समझ में आ जाती है तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस तरीके से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इस चैप्टर के हम लोग करेक्ट करते हुए जाएंगे। तब तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।